नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और आज उसका नया एग्जाम्पल सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं, आप जानते हैं, जहां एक सभा में अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल चुनाव राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। राष्ट्र की सुरक्षा से बंगाल चुनाव जुड़ा है। आप जानते हैं बंगाल का चुनाव अगले साल होना है, लेकिन अभी से राष्ट्र की सुरक्षा की बात होने लगी वहां। और कर कौन रहा है? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी जिस चतुराई से राष्ट्र की सुरक्षा जैसे गंभीर मसले का इस्तेमाल चुनाव के लिए करती है, उसे देखकर आश्चर्य होता है। अभी पहलगाम हमले को हुए 40 दिन ही बीते हैं। जी हां, 40 दिन बीत गए हैं पहलगाम हमले को, या कहें तो अभी सिर्फ 40 दिन ही बीते हैं। और बीजेपी अच्छे से जानती है कि अभी लोहा गर्म है, लिहाजा चुनावी हथौड़ा मारने की शुरुआत हो चुकी है। वैसे जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो कांग्रेस ने याद दिलाया है कि 40 दिन बीत गए और चारों आतंकी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। आइए जरा इस ट्वीट को देख लीजिए, कांग्रेस का ट्वीट। 40 दिन बीत गए, और इस ट्वीट के साथ साथ जरा स्क्रीन पे ले आइए इस ट्वीट को, और साथ साथ यहां पर एक पहेली भी इस ट्वीट में कांग्रेस ने अलग से टुकड़े टुकड़े में दिखाए हैं। ये देखिए, 40 दिन बीत गए और इसमें 4 लाल पहेलियाँ। ये आप जब जोड़ते हैं एक दूसरे को, वो बचपन में आपने ये गेम खेला होगा, इस पहेली को सुलझाने का जो गेम है, इसको जोड़ के आप कुछ न कुछ आकृति बनाते हैं, कुछ पिक्चर बना लेते हैं, और यही यहाँ पर दिखाया गया है। इस ट्वीट में कांग्रेस ने जिस तरह पहेली के अलग अलग टुकड़े दिखाए हैं, उससे जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार के एक्शन इस पूरे मामले में पहेली ही बने हुए हैं, जबकि बीजेपी इन सवालों से बेपरवाह अब चुनाव खेलने में लग गई है। जी हां, चुनाव खेलने में बीजेपी लग गई है। अमित शाह से पहले नरेंद्र मोदी भी बंगाल गए थे, परसों ही गए थे, 2 दिन पहले। वहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में चुनावी कार्ड खेला था। इसके बाद मोदी बिहार गए थे, वहां भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपना अभिनंदन करवा चले। और हालांकि बिहार में यह मामला फिट नहीं बैठा, लेकिन बंगाल में इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़कर चुनाव में भुनाने की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। अमित शाह ने बंगाल में कहा है कि बंगाल का चुनाव केवल बंगाल का भविष्य तय नहीं करता है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बंगाल में घुसपैठ टीएमसी नहीं बल्कि कमल ही रोक सकता है। आइए घुसपैठ की बात होने लगी। यहां इतना ही नहीं, आगे कहते हैं अमित शाह कि दीदी ने घुसपैठियों के लिए बॉर्डर की सीमाएं खोल दी हैं। तो देश के गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं। गृह मंत्री का काम क्या है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब ऐसे पद हैं जहां देश की सुरक्षा की बात आती है, और गृह मंत्री कह रहे हैं कि दीदी ने बॉर्डर खोल दिए हैं, सीमाएं खोल दी हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप दिल्ली में बैठ कर अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? अमित शाह ऐसा कहकर एक तरह से ममता बनर्जी की देशभक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने लिए भी कटघरा तैयार कर रहे हैं कि अगर देश की सीमा सुरक्षित नहीं है तो फिर बतौर गृह मंत्री आप क्या कर रहे हैं? आपको याद होगा कि झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने खड़ा किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी यही कर रही है। खैर, पश्चिम बंगाल चुनाव में तो अभी वक्त है, मगर सामने बिहार का चुनाव है जिसमें बीजेपी फंस रही है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी तरफ नीतीश कुमार खेल कर रहे हैं। चिराग पासवान ने आज बाकायदा घोषणा कर दी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिहार का विधानसभा चुनाव। उनके बहनोई अरुण भारती, जी हां, ये चिराग पासवान के बहनोई हैं, अरुण भारती। उनका दावा है कि चिराग पूरे बिहार में नेतृत्व के लिए तैयार हैं। मतलब वो चिराग पासवान सीधे चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जिस एनडीए के सदस्य हैं, उसी एनडीए के सदस्य चिराग पासवान भी हैं। तो क्या यहां एनडीए में ही फूट पड़ गई है या फूट पड़ने वाली है? इस पर भी बात करेंगे, विचार करेंगे। वहीं यह भी कहा गया है कि चिराग आरक्षित नहीं, यानी रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे, बल्कि जनरल सीट से लड़ेंगे, यानी सामान्य सीट से चुनाव लड़कर चिराग बताएंगे कि वो एक समुदाय के नहीं हैं, बल्कि वो सबके नेता हैं। इधर नीतीश कुमार ने भी अल्पसंख्यक और उच्च जाति के बाद अब मछुआरा, महादलित और अनुसूचित आयोग का गठन किया है, जिसके जरिए नीतीश जातिगत समीकरण साध रहे हैं।
अनुसूचित जाति आयोग में तो उन्होंने रामविलास पासवान के दामाद जो पहली पत्नी से हैं मृणाल पासवान को अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को उपाध्यक्ष बनाकर अपने इन विरोधियों को भी साध लिया है। बिहार की इस चुनावी उठापटक में अब तेज प्रताप यादव की चर्चा भी खूब हो रही है। आप जानते हैं कि तेज प्रताप यादव को कुछ दिन पहले उनके ही एक ट्वीट और कुछ फोटो के कारण उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव ने उनको घर से और पार्टी से बेदखल कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए गए। लेकिन बाहर कर देने के बाद उन्होंने पहले अपने माता पिता के लिए भावुक संदेश लिखा और अब भाई तेजस्वी यादव के लिए बड़ी बात कही है। पहले ट्वीट देखते हैं भाई तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है लेटेस्ट, अभी से थोड़ी देर पहले। यहां पर लिख रहे हैं तेज प्रताप यादव कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव ने यह ट्वीट किया है। इस ट्वीट के साथ भगवान कृष्ण और ये जो महाभारत का रण है वहां पर कृष्ण का शंखनाद, पीछे अर्जुन है, ये तस्वीर इन्होंने दी है। और अर्जुन की तस्वीर, अर्जुन कहते हुए शायद तेज प्रताप यादव यहां अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन के रूप में संबोधित कर रहे हैं। यहां तेज प्रताप ने पार्टी के गद्दारों की तरफ भी इशारा किया है, लेकिन बता दिया है कि परिवार और पार्टी में से वो अब भी किसको चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पार्टी और परिवार से वो अब अभी भी अलग नहीं है। लेकिन इससे पहले आज सुबह सुबह एक ट्वीट और आया तेज प्रताप यादव का। ये ट्वीट भी जरा देखिए। इसमें अपनी मम्मी पापा के लिए लिख रहे हैं, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, न कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। तेज प्रताप यादव। ये आज पहला ट्वीट, उसके बाद भाई के लिए, मम्मी पापा के बाद भाई के लिए ट्वीट। जयचंद लेकिन कौन है, सोचना पड़ेगा। चुनाव की इन तमाम हलचलों के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब भी कई सवाल कायम हैं दोस्तों। और कल आपने देख लिया कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जवाब के बाद, यानी जनरल अनिल चौहान के जवाब के बाद, तो इस पर और भी सवाल उठ रहे हैं। जवाब उन्होंने क्या दिया था? सवाल उनसे पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच भारत का कोई जेट फाइटर विमान जो है वो गिरा था। तो उन्होंने कहा था कि मसला ये नहीं है कि कितने गिरे, क्या गिरा, मसला ये है कि हमने इसको बाद में रेक्टिफाई कर लिया, संभाल लिया और हमारा निशाना सटीक बैठा। इन्हीं मसलों पर जब कल आज तक पर, जी हां नाम लेकर कह रहा हूं, टेलीविजन चैनल, देश का दावा करने वाला, सबसे तेज देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल आज तक पर जब डिबेट हो रहा था, तो भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत की मां के लिए अपशब्द कहे, उन्हें गालियां दी मां को लेकर। इस पर भी अब तमाम दलों ने सवाल उठाए हैं। वहीं पवन खेड़ा ने, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो कहा है वो जरा आपको बता देता हूं। पवन खेड़ा कह रहे हैं यह है इनका असली चेहरा, यह है इनके मन में सिंदूर के प्रति सम्मान, ये है इनके संस्कार, ये है भाजपा। ये लिख रहे हैं। इससे पहले सुरेंद्र राजपूत ने एक बड़ा सा पोस्ट उन्हीं को टैग करते हुए लिखा है, माँ तो वो माँ है, सबकी एक जैसी है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो या भाजपा वालों की हो। दरअसल सुरेंद्र राजपूत काफ़ी भाजपा कांग्रेस पार्टी के आप जानते हैं प्रवक्ता हैं और काफ़ी आहत हैं इस घटनाक्रम से। आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, उस डिबेट को ना देखा हो तो मत देखिए, मत देखिए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि ऐसी घिनौनी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ सवाल आज तक पे भी उठता है, आज तक जैसे सम्मानित चैनल पे भी उठता है कि आप आखिर कर क्या रहे थे। आपका एंकर दोनों को रोक रहा है, लेकिन जो गालियां दे रहा है बीजेपी का प्रवक्ता,
उसको रोकने की जगह आप दोनों का नाम ले रहे हैं। आप दोनों चुप हो जाइए। बहुत घिनौनी बात है। तो बीजेपी के संस्कार अब दिख रहे हैं दोस्तों। देश दर्द में है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनावी तैयारी में लग गए हैं। ऐसे में क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी को घेर लेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार और बंगाल में चुनावी रण और इस चुनावी रण में कैसे मोदी और शाह हो रहे हैं एक्सपोज, इस पे चर्चा करेंगे। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज रविवार का दिन, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, जयशंकर गुप्ता जी और अश्विनी मिश्रा जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी इस कार्यक्रम में। और सीधा प्रेम कुमार जी आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। इतनी सारी चीजें रख दिया हूं, कहां से शुरुआत करें? तेज प्रताप से शुरुआत करें कि अमित शाह से शुरुआत करें कि वो आज तक वाले डिबेट से शुरुआत करें कि नरेंद्र मोदी की राजनीति और सिंदूर पर जो कल सीडीएस ने खुलासा किया है उससे शुरुआत करें? आपके ऊपर है। और उसके साथ साथ पहलगाम घटना के 40 दिन, लेकिन आज भी वो 4 आतंकी कहां हैं पता नहीं, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और पाकिस्तान वालों मुंह खोल के कान खोल के सुन लो, खाओ पियो मस्त रहो वरना गोली खाओ। जी शुक्रिया राजीव जी। जी 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 शुक्रिया राजीव जी। मुझे लगता है कि सिंदूर सबसे ज्यादा चर्चित विषय है और जो गाली दी जा रही है वो भी, उसका भी संबंध सीधे सिंदूर से है और बात सिंदूर से ही होनी चाहिए। न्यूज चैनल पर, मीडिया पर मां की गाली देना और रंडी शब्द का इस्तेमाल करना, और हम बोलते हैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है तो इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और हुआ है वो खतरनाक है कि हम बता रहे हैं वो खतरनाक है। ये तो हमको समझना पड़ेगा। हम बता रहे हैं कि एक स्टोरी हुई है, एक घटना हुई है जो निंदनीय है। राष्ट्रीय चैनल बोलने पर भी मुझे बहुत आपत्ति है राजीव रंजन। किस बात का राष्ट्रीय चैनल है? इसीलिए कि आपका एक्सेस देश भर में है तो आप राष्ट्रीय चैनल हो गए। आप तो न तो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मणिपुर की कितनी घटनाएं तथाकथित राष्ट्रीय चैनलों पर होती है, न तो आप साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, मुंबई को करते हैं चूंकि मुंबई से पैसा आता है। आप पूरे देश को तो रिप्रेजेंट करते नहीं है। मतलब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय कह रहे हैं। तो ये तथाकथित राष्ट्रीय चैनल है, ये राष्ट्रीय कतई नहीं है। खैर विषय से भटका होगा, लेकिन शब्द आ गया तो मैंने पकड़कर उस पर बोला। ये जो गाली दी जाती है, गाली सबके सामने दी जाती है। क्या वो चैनल जिसमें गाली दी गई वो एक रिजोल्यूशन लेगा कि जिस व्यक्ति ने गाली दी है उसको हम दोबारा अपने चैनल पर नहीं बुलाएंगे? कुछ तो आप करेंगे कि आप वहां पर जो गाली नहीं दे रहा उसको और जो गाली दे रहा उसको दोनों बोलेंगे आप लोग दोनों चुप हो जाइए, दोनों चुप हो जाइए। शब्दों की भाषा मर्यादा, पहले तो आज तरीका क्या हो गया कि दोनों को स्क्रीन पर ला देते हैं, गाली देने देते हैं और उसके बाद में आते हैं कि नहीं आप लोग लड़ रहे हैं। और जैसे हम जो है बहुत शरीफ आदमी है, आप लोग को हम नहीं लड़ा रहे थे, आप यूं ही लड़ रहे। और ऐसा नहीं है कि इकलौती घटना है भाई। कौन नहीं जानता वो मेजर रहे जीडी बख्शी ने सीधे मां की गाली दी थी, टीवी चैनल पर दी थी, ऐसे ही एक राष्ट्रीय कहे जाने वाले चैनल पर दी थी। कौन नहीं जानता कि वो मेजर आर्या, उसने ईरान के राष्ट्रपति को ऐसी गालियां दी कि देश को माफी मांगनी पड़ी, हिंदुस्तान को माफी मांगनी पड़ी जी। तो ये जो है कि हम देश का नाम गिरा रहे हैं, हम अपनी पार्टी, अपनी जनता, भारतीय जनता सबका मस्तक नीचा कर रहे हैं, और ये तथाकथित राष्ट्रीय चैनल पर। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये होने दिया जा रहा है। इसका ओनस गाली देने वाले पर ही सिर्फ नहीं है। गाली जिस पार्टी की ओर से बैठे हैं
उस पर जिम्मेदारी है? कैसे उसकी पार्टी का प्रवक्ता ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर सकता है? इसको इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, नहीं होता है तो वो फिर एक व्यक्ति नहीं कोई दूसरा व्यक्ति गाली दे रहा होता है, तीसरा दे रहा होता है। वो चैनल उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, वो पत्रकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, इस देश में जो कानून व्यवस्था है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। यानी हर जगह फेल्योर है, तब ये अराजकता है। यह अराजकता सिर्फ प्रेम शुक्ला तक सीमित नहीं है। प्रेम शुक्ला बनाने वाले मशीनरी यहां पर बैठे हुए हैं जो प्रेम शुक्ला को पैदा कर रहे हैं। ये गालियां दो और बढ़ करके दो, तुम्हें हम सराहेंगे, तुम्हारा हम प्रोन्नत कर देंगे, तुमको प्रमोशन दे देंगे, तब ये घटनाएं घट रही हैं। मैंने थोड़ा इस विषय को इसलिए लिया कि समझना जरूरी है, इस यहां से हमने शुरू किया। अब बात देखिए, यहां से थोड़ा विषयांतर करते हैं। सीडीएस वाली बात पर हम आते हैं, जो उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने जो खुलासा किया, जो बात कही, वो बात सबको हैरत में डालने वाली है। सरकार का जो घोषित स्टैंड है, नहीं बोलना, चुप रहना, उसको तोड़ने वाला है। तो ये स्टैंड लिया किसने कि हम नहीं बताएंगे, नहीं जानकारी देंगे, और जो पूछेगा उसी को ये पूछ रहे हो? ये किसने स्टैंड लिया? ये स्टैंड इस देश की सरकार का है कि आप जो पूछेंगे उसको ही हम देश के खिलाफ बताएंगे। तब इसका मतलब है कि आज सेना प्रमुख से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अब तक के जो पैमाना जो बना रखा था, सवाल पूछने वाला दोषी है, उस सवाल का उत्तर देने वाला तो सबसे बड़ा देशद्रोही हुआ ना। तो सरकार ने जो पैमाना बना रखा, उस हिसाब से सीडीएस अनिल चौहान साहब आज की तारीख में क्यों देशद्रोही है? क्योंकि उन्होंने उस बात को बताया है जिसको पूछने वाले को देशद्रोही कहा जाता था। अब इसमें यह भी समझने की बात है कि मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं से नहीं कह रहा हूं सेना प्रमुख को देशद्रोही। सेना प्रमुख जैसा सच और जिगर वाला रखने वाला कोई आज की तारीख में नहीं होगा, जो सरकार की इच्छा के विरुद्ध या सरकार जिस बात को छिपाना चाहती है उसको वो बता रहा। इससे मैं तो पत्रकारिता की इसी को परिभाषा में रखता हूं कि जो छिपाना चाहता हो, सरकारें छिपाना चाहती हो, संस्थानें छिपाना चाहती है, उसको अगर हम बताएं तो यही पत्रकारिता है। तो ये पत्रकारिता का काम धर्म निभाया है सीडीएस अनिल चौहान जी ने। मैं तो ये कहूं, पत्रकारिता यहां विफल रही है। सीडीएस अनिल चौहान से भारत के पत्रकारों ने पूछा ही नहीं कि भाई क्या हुआ। उनसे पूछा विदेश के पत्रकारों ने, तो उन्होंने विदेश के मीडिया को जवाब दिया। हिंदुस्तान के पत्रकारों ने तो पूछा ही नहीं कि आप ये बताइए, पाकिस्तान में, दुनिया में आवाज उठ रही है, हमने किस तरह से रिएक्ट किया, क्या हमारे विमान गिरे या ये क्यों गिरे? जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि एस जयशंकर जी ने लीक किया था, हमारा ऑपरेशन लीक, इस वजह से क्या हमारे विमान गिराए गए, इस वजह से क्या आतंकी भाग निकले, बच निकले, इस वजह से क्या हमारे जवान मारे गए, बॉर्डर पर हमें नुकसान हुआ। तो इसका जवाब देश मांग रहा था, कांग्रेस भी मांग रही थी। तो ये इसका एक हिस्सा जो है जवाब के तौर पर सीडीएस ने देश के सामने रखा है। अब तो ये या तो सेना प्रमुख देशद्रोही है या तो सरकार देशद्रोही है। ये यहां पर बात आ गई है। सेना प्रमुख जो बता रहे हैं उनको नहीं बताना चाहिए, या देश सरकार जिसको छिपा रही है उनको नहीं छिपाना चाहिए। ये बात कांग्रेस के नेता ने एक सवाल उठाया है, जयराम रमेश जी ने, कि इस रक्षा मंत्री ने जब सर्वदलीय बैठक की थी, तो सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने इन बातों को क्यों नहीं बताया जो आज सेना प्रमुख को बताना पड़ रहा है। यानी सेना प्रमुख के मन में भी, सेनाओं के मन में भी ये बात है कि सरकार जो बात देश को बताना चाहिए और नहीं बता रही है, ये गलत है। ये एक तरह से सेना का आज की राजनीतिक सत्ता के प्रति एक विरोध का स्वर है जो सीडीएस की जुबान से आया है। वो बात जो सरकार छिपाना चाह रही है, सीडीएस ने बताया है।
जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सीडीएस, आप जानते हैं सीडीएस ने कल जो बयान दिया है, जो बातें इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताई हैं, उसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं प्रेम कुमार जी। और उस बात के बाद यहाँ देश में क्या कुछ चल रहा है, और आज तमाम अखबारों में, प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ, तमाम अखबारों में लीड खबर आज यही थी, सीडीएस वाली खबर। और लगातार देश जानना चाहता है कितने विमान गिरे, क्या गिरा, ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जो पाकिस्तान दावा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और इस सच्चाई को अगर सरकार नहीं बता रही है, कुछ छुपाना चाहती है, तो उसको भी उसी हिसाब से करना चाहिए था, मैनेज कर लेना चाहिए था सीडीएस को भी। लेकिन सेना मैनेज नहीं होती है, सेना का राजनीतिकरण आप नहीं कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन सवाल यहाँ उसके आगे का है। अब उसी नाम पर अगर राजनीति करने की कोशिश हो रही है, बंगाल जाकर गृह मंत्री जो बातें कह रहे हैं, देश की रक्षा की बात, और उसके लिए बंगाल चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, तो सवाल उठेंगे गृह मंत्री के ऊपर, सवाल उठेंगे प्रधानमंत्री के ऊपर। और हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था झारखंड में, याद कीजिए चुनाव के वक्त घुसपैठियों का कितना। और वही जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जो 4 बार के गोड्डा से जो सांसद हैं, उन्होंने जो बातें कही थी, ये सब भी याद कीजिए। और प्रभारी बनाए गए थे दो, एक मुख्यमंत्री असम के और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आज कृषि मंत्री हैं, जो कल नरेंद्र मोदी के सभा में नहीं थे, गायब थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वो भी थे, आप याद कीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रभारी। लेकिन चुनाव हार गई बीजेपी, चुनाव नहीं जीत पाई। इसलिए यहां पर थोड़ा बिहार और बंगाल को लेकर, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और इन सब के बीच फिर से अगर आप बात घुसपैठियों की करने लगे, आप बात सुरक्षा की करने लगे, तो यानी ये माना जाए कि अब देश की सुरक्षा के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जी राजीव जी, इस पे जो राजनीति हो रही है, इस पे मैं बीजेपी कितने कामयाब है, क्या नहीं, कितना कामयाब नहीं है, इस पे मैं सेकेंड राउंड में अपनी बात रखूंगा। अभी देश के सामने जो बड़े सवाल हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि सीडीएस अनिल चौहान भी ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। वही लोग ट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने विक्रम मिश्री को ट्रोल किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया। ये वही कुनबा है पूरा। तो इनका देश प्रेम, इनकी राजनीति, इन्हीं को मुबारक। लेकिन बहुत गंभीर सवाल जो चर्चा होनी चाहिए जिन पे, क्योंकि हम सप्ताहांत में हैं, रविवार में हैं, और इसमें हम थोड़ा सा बड़े बैंडविड्थ पे बातें करते हैं। देखिए, सीडीएस अनिल चौहान ने जो कहा है, पहली बात कि उनकी वो व्यक्तिगत राय नहीं है, वो भारतीय सेनाओं का कलेक्टिव नजरिया वहां रख रहे हैं। ये बातें हुई होंगी तो वो रख रहे हैं। अब इसमें जो देश को समझने की बात है, एक लोकतांत्रिक देश में हमारे पास एक बहुत मैच्योर और प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं। इसकी गवाही दी है सीडीएस ने। कोई भी संगठन अगर अपनी गलतियां मानता है तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने स्वीकार किया कि पहले दिन जेट विमान गिरे, उसके बाद 2 दिन सेनाओं ने रणनीति पर पुनर्विचार किया, और फिर पाकिस्तान के अंदर डीप पाकिस्तान यानी गहरे दूर तक जाके पाकिस्तान को उन्होंने भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया। एक और बात जो सीडीएस ने कही, इस पे बहुत विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि कितने विमान गिरे, जरूरी ये है कि क्यों गिरे। और ये क्यों वाली बात जो है, उसकी ध्वनि आपको एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के फिक्की में, सीआईए में दिए हुए भाषण से भी दिखाई देती है। जी, फिक्की में दिया है, सीआईए में कहीं दिया, तो ये ध्वनि वहां दिखाई दे रही है। क्यों गिरे?
क्या डिफेंस प्रोक्योरमेंट में कुछ गड़बड़ है? क्या उसमें राजनीति हो रही है? क्या उनके प्रोसीजर बदले गए हैं पिछले कुछ दिनों में? इन सब पे बातें हो रही हैं। बहुत सारी बातें, सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी विदेशों से आती है। टेक्नोलॉजी को लाने का काम डिप्लोमेसी का है। तो ये बड़ा एक गंभीर सवाल खड़ा किया गया, क्यों गिरे? क्या कोई टेक्निकल खामियां थी जहाजों में? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ था? क्या कोड नहीं मिला था उस वजह से? ये तमाम सवाल छोड़ दिए हैं सीडीएस ने, जिनके जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। वो क्यों, बहुत बड़ा क्यों उन्होंने लगाया है। एक और बात जो उन्होंने कही है और जो आज कुछ अखबारों ने छापी भी है, उस इंटरव्यू में, रॉयटर्स के इंटरव्यू में, सीडीएस अनिल चौहान ने, कि सेनाओं का 15% समय ऑपरेशन के दौरान फेक न्यूज को हैंडल करने में गया। ये कौन चैनल थे जो फेक न्यूज चला रहे थे? इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, जनरल मुनीर गिरफ्तार हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे हमले हो गए। ये कौन थे? क्योंकि इसने सेनाओं का ऑपरेशन के समय 15% समय नष्ट किया है। ये गोदी मीडिया के चैनल थे। ये वही चैनल थे जो सुरेंद्र राजपूत की मां को गालियां दे रहे हैं बैठाकर। उन्हीं के चैनलों पर गाली दी गई है। ये वही चैनल है जो रोक नहीं पाया उनका एंकर, जो अभी आपने बताया कि वो दोनों को क्या, मैं सुना उस क्लिप को, अफसोस ना के वापिस आते सीडीएस के बयान पे। तो सीडीएस ने जो बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं, एक मैच्योरिटी दिखाई है, और एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही है राजीव जी, कि दोनों तरफ से मैच्योरिटी और रैशनैलिटी थी। दोनों सेनाएं तर्कसंगत थी। ये बड़ी बात है। अपने एनिमी आर्मी के प्रति ऐसी बात कहना, ये मैच्योरिटी का संकेत है, जिस वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कभी भी, दूसरी तरफ से भी कभी भी न्यूक्लियर थ्रेट नहीं थी। हमारी कम्युनिकेशन लाइंस खुली हुई थी, न्यूक्लियर थ्रेट नहीं थी। अब दूसरा पक्ष आप इसका देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंग्रेजी में एक शब्द है ह्यूब्रिस, उसको तर्जुमा करें तो हेकड़ी। आप इतने गंभीर मसले पर, जब आपको पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि भारत का प्रधानमंत्री इस मामले में क्या बोल रहा है, आप शोले के डायलॉग बोल रहे हैं। आपके बयान हेकड़ी वाले हैं। ये क्या किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की भाषा है जो प्रधानमंत्री जगह जगह जाके बोल रहे हैं? सीडीएस के इंटरव्यू से तो लगता है कि प्रधानमंत्री को तो दिल्ली में होना चाहिए, सीसीएस की बैठकें बुलानी चाहिए, गंभीर विमर्श करना चाहिए कि कहाँ खामियां हो गई, क्योंकि थ्रेट तो अभी खत्म नहीं हुआ है। और आपने ये कहा, आप कहते हैं बार बार कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीमार हैं या पर्दे के पीछे हैं, वो सामने नहीं है। उनको रूस जाना था, शायद वो जा नहीं पाए क्योंकि बीमार है। तो बहुत गंभीर सवाल जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और एक और जो चिंता का विषय है, मैं ट्रंप का बयान सुन रहा था, जो भारत पाकिस्तान 10वीं बार उन्होंने कहा कि सीज फायर पे उन्होंने मध्यस्थता की। उसमें एक शिफ्ट है इस बार। दो बातें अंडरलाइन करना चाहता हूं उसी पे जो सीडीएस कह रहे हैं। लिखित बयान पढ़ रहे हैं ट्रंप, वो कैमरे के सामने बोल नहीं रहे हैं, लिखा हुआ बयान है। वो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उस लिखित बयान में वो टैरिफ की बात तो करते ही हमेशा। इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सेनाएं हैं। यानी अब भारत पाकिस्तान और न्यूक्लियर थ्रेट को उन्होंने टैरिफ के साथ साथ
सेनाओं से भी जोड़ा है। ये लिखित बयान है। भारत की डिप्लोमेसी इस दिशा में कितना काम कर रही है हम नहीं कह सकते। जो डेलीगेशन गए हैं वो सब भूतपूर्व लोगों से मिल रहे हैं, भूतपूर्व सांसदों से, भूतपूर्व डिप्लोमेट से, भूतपूर्व मंत्रियों से, और कोई बड़ा मील का पत्थर हमको दिखाई नहीं दिया। कोलंबिया से कोई एक स्टेटमेंट प्रोक्योर किया है शशि थरूर ने, उसकी कोलंबिया, लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से, रूस से, चीन से, इनसे आप कोई प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाए स्टेटमेंट अपने पक्ष में। देखिए राजीव जी, सेनाएं जो हासिल करती हैं उनको कायम रख पाना डिप्लोमेसी काम है। सेना की उपलब्धि को आप रोक नहीं पाएंगे अगर आपने डिप्लोमेसी कमजोर की है। तो गंभीर सवाल है सुरक्षा को लेकर, सेनाओं के रोल को लेकर। सेना ने अपना काम कर दिया, आप डिप्लोमेसी क्या कर रहे हैं? डिप्लोमेसी पे कंप्लीट फेलियर है मोदी जी का। और वो डिप्लोमेसी बंगाल, बिहार और कानपुर, यहाँ वहाँ भोपाल में रैलियां करने से नहीं होगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट चाहूँगा, अश्विनी जी के पास आता हूँ, फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूँ। अश्विनी जी, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी लगातार हम देख रहे हैं कि ट्विटर के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए अपना विरोध जता रही है। कांग्रेस पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस अलग अलग मसलों पे और ख़ासकर पहलगाम के बाद से बहुत एग्रेसिव भी है और साथ साथ इस पूरे मामले में सरकार का साथ देते हुए भी नजर आई। और खुले तौर पे सरकार ने कहा कि सरकार से सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी उस समय की तरफ से बात आई थी, विपक्ष की तरफ से बात आई थी कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। राजीव, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है अश्विनी जी कि यहाँ नरेंद्र मोदी के सामने आप तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कितना आपके साथ हैं इस चीज को कांग्रेस पार्टी कब समझेगी? नरेंद्र मोदी जब इन चीजों में, ऐसे मसले में फंसे हुए हैं, और वहां भी देश फंसा हुआ है, मोदी नहीं देश फंसा हुआ है। आज भी आप 4 आतंकियों को नहीं पकड़ पाए। वो कल बैसरन घाटी में थे, परसों कहीं और किसी घाटी में पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा? अमरनाथ की यात्रा परसों 3 तारीख से शुरू हो रही है, उसी जगह से, उससे थोड़ा सा पहले 5 किलोमीटर पहले हम लोगों ने वहां जाकर रिपोर्टिंग की थी। तो इसलिए समझना चाहता हूं कि यहां पर विपक्ष का क्या रोल बनता है और नरेंद्र मोदी कैसे एक्सपोज होते हैं। अश्विनी जी। जी राजीव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने धुरंधरों के बीच मुझे बात रखने का मौका देने के लिए आपके चैनल के माध्यम से। आप धुरंधर खुद हैं, आप खुद धुरंधर हैं अश्विनी जी। नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के साथ रहे न रहे फर्क नहीं पड़ता, देश के साथ रहें ये इंपॉर्टेंट विषय है। और मुझे लगता है कि जो भारत की राजनीति हुई है पिछले पहलगांव अटैक के बाद से, उसने कहीं न कहीं सरकार की बहुत सारी नीतियों का खोखलापन उजागर किया है। हम शुरुआत से अगर देखें, हिंदुस्तान 140-45 करोड़ लोगों का है और उसमें सभी धर्म जाति के लोग हैं। जब पहलगांव में हमला हुआ तो पूरे देश का दिल छलनी हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से गंदी राजनीति की शुरुआत की। कैसे कैसे पोस्टर वार हुए कि धर्म देखकर राजनीति की गई, धर्म देखकर, यहां तक कि एक महिला के पति जो आर्मी में थे उनको गिद्धों की तरह इनकी ट्रोल आर्मी ने कैसे कैसे कमेंटबाजी की। तो वहां से ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश एक सर्वभवंत सुखिना सर्वो संति निरामया वाला देश था, जहां पर सर्वधर्म संपन्न की बात होती थी, उस देश को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कम्युनल लाइन पे डिवाइड कर दिया है कि देश में एक उम्मीद करना कि देश में एक हार्मनी रहेगी बड़ा मुश्किल हो गया है पिछले 11 सालों में। आते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरे विपक्ष ने, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विपक्ष ने एक सुर में कहा कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। और हमने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री जी भी उस सर्वदलीय बैठक में आएंगे, हालांकि वो नहीं आए। और ये कोई नया नहीं है, प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हम 50 दिन का समय दो, 20 सड़क पे आकर के आपको जवाब देंगे, और 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके अंदर कोई डर होगा, कुछ तो होगा जिसके कारण वो नहीं आए। हालांकि हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और अनकंडीशनल दिया। उसके बाद भी ऑपरेशन के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी गंदी राजनीति चली और वहां पर सरकारों का कंपैरिजन किया। जब युद्ध का समय होता है, जब आप
वॉर डिसीजन होते हैं तो आपके बीजेपी और कांग्रेस का विषय नहीं होता, ये देश का विषय होता है। और उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो राजनीति जारी रखी। उसके बाद जब सीज फायर हुई तो देश को इतना चुभा कि एक हिंदुस्तान जो हमेशा से स्टैंड क्लियर रहा है, और ये इंदिरा जी ने, राजीव जी ने ही नहीं, वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विषय बाइपोलर है, द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं ट्रंप जी की आकाशवाणी होती है, वो हाउडी ट्रंप, हम ट्रंप सरकार करते हैं तो वहां आकाशवाणी के बाद भी मुझे लगता है अगर वो सीज फायर का ऐलान वहां से होना देश को बहुत चुभा। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो रणनीतियां थी वो कहीं ना कहीं ये दिखाती रही कि हम जो डिप्लोमेसी में हैं वो कितनी तरीके से फेल हो रहे हैं। 10 बार ट्रंप बोल चुके हैं, फिर भी मोदी जी के ऑफिशियल कोई स्टैंड नहीं आया कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो गलत है। और ट्रंप इररिलेवेंट नहीं है इंडिया के लिए, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हमने कई चैनलों पर सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि ट्रंप इररिलेवेंट है, ट्रंप की बात पर विश्वास क्यों करें। अरे हम नहीं करेंगे, आप आके काउंटर तो करें। आप बोलते हैं जब उनका पक्ष लेते हैं और बोलते हैं हाउडी ट्रंप, ट्रंप सरकार, ट्रंप हमारे घनिष्ठ मित्र, और जब ट्रंप आपके घनिष्ठ मित्र आकर के देश के खिलाफ कुछ बोले और आप उस पर काउंटर न करें तो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। खैर ये सारे विषय आप लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मेरा जो एक सबसे बड़ा जो विषय मैं उठाना चाहता हूं, जो राजनीति के लेवल इस तरीके से गिर चुका है, जो भी हाल की घटना के जिक्र कर रहे थे हम, कि कहीं ना कहीं ट्रोल आर्मी, भक्त मंडली, भाजपा के प्रवक्ता और बहुत सारा मीडिया, जो कि मैं तो आपको बहुत साधुवाद देता हूं राजीव जी, कुछ मीडिया चैनल आप जैसे हैं जो अभी भी सरकार से सवाल करते हैं। नहीं तो सरकार जो मीडिया चौथा स्तंभ होता था, उसके लिए मैं कहीं 2 लाइन पढ़ी थी, उसको बोल करके अपनी बात फिनिश करता हूं कि जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह चमका लें पॉलिश कर, मन की काई नहीं जाती, मन में पैसों का लालच, चरण बंदना होठों पर, घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के ठेकों पर। तो ये जो आजकल समाज बन चुका है सरकार से सवाल ना करने का, बल्कि घुंघरू बांध के पैसे के लिए या कहीं ना कहीं किसी और विषय के लिए आप सरकार के सामने नतमस्तक हुए पड़े हैं। जैसा कि इनके देवड़ा जी ने बोला भी था, हालांकि उन्होंने एक बहुत गलत बात बोली कि आर्मी भी नतमस्तक है, देश में नतमस्तक है। ऐसा नहीं है साहब, कुछ चुने हुए लोग जो सरकार से शायद रबड़ी खाते हैं या क्या पता नहीं उनके मन में क्या जाहिलियत भरी हुई है, जो सरकार से सवाल पूछने की जगह, अकाउंटेबिलिटी की बात करने की जगह सरकार पर नतमस्तक हैं। मुझे लगता है इनको काउंटर करना बहुत जरूरी है आने वाले समय में। अदरवाइज हमारा देश जिस डायरेक्शन में जा रहा है, विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, जो हम 20, 30, 40, 50 साल में जो अपने आप पे एक स्थिति पर लेके आए हैं, उससे भी कहीं नीचे हम लोग एक बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंचने वाले हैं। जी राजीव। जी अश्विनी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और विश्व गुरु कौन सा विश्व गुरु? विश्व के कितने देश हमारे साथ आए। पाकिस्तान के साथ हम संघर्ष कर रहे थे और युद्ध नहीं था चूंकि घोषित तौर पे, इसलिए युद्ध वर्ड या वार वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था उस समय पाकिस्तान का साथ देते हुए ज्यादा देश दिखाई दिए खुले तौर पे। हमारे साथ कौन आया? अफगानिस्तान। उसके बदले तालिबान क्या क्या मांग रहा है देख लीजिए। तो इसलिए जरूरी है। और इजराइल, आज वार खत्म हो जाए, रुक जाए, तो वहां के प्रधानमंत्री जेल में होंगे। तो इसलिए यहां समझना जरूरी है कि इजराइल अफगानिस्तान के अलावा तीसरा देश, और सबसे पहली नजर जिस पर जाती है जिस देश पे, वो है रूस। रशिया क्यों नहीं आपके साथ आया? एक बड़ा सवाल है। चलिए उस पर हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, रिपीट होगा, वो चर्चा रिपीट हो जाएगी, बातें रिपीट होंगी। लेकिन जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। ये सियासत क्या कहलाती है जयशंकर जी? स्मृति ईरानी के बारे में पता है ना, सास भी कभी बहू थी, फिर से उसकी सेट पे चली गई हैं स्मृति ईरानी जी। शूटिंग चालू है वहाँ मुंबई में, स्मृति ईरानी जी वहाँ शूटिंग कर रही हैं। लेकिन क्या दूसरे नेता जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स भी उसी दिशा में है क्या? और खासकर जयशंकर जी सीडीएस के बयान के बाद से बिल्कुल साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये क्यों होना चाहिए? बोलना चाहिए कि हाँ उन्होंने ठीक बोला है, या ऑपरेशन सिंदूर पे ही हम सिर्फ राजनीति करते रहेंगे और सुरक्षा के नाम पे वोट मांगने जाएंगे, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या असम हो या केरल हो या तमिलनाडु हो? बिल्कुल राजीव जी, क्या कहा जाए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब एक तो मैं देख रहा हूँ कुछ मामलों में इतनी सिमली हो रही है कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए उसके आगे पीछे देश में चुनाव था। पुलवामा हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, अभी पहलगाम हुआ, इसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है।
2008 में जब 26 नवंबर को बंबई में हमले हुए थे, मुंबई में जो आतंकवादी हमले हुए थे, उसके बाद 2009 में चुनाव होने वाला था, लोकसभा का चुनाव था। और क्या क्या भूमिकाएं रही हैं आप देखिए। मतलब जो आप कांग्रेस की बात आप कर रहे थे, बड़ा नाउम्मीदी होती है कि कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हम सरकार के साथ हैं, अच्छी बात है, सरकार के साथ तो सभी हैं, हम सब लोग हैं, लेकिन सरकार की कमियों पर उतने आक्रामक क्यों नहीं हो रहे हैं आप? आपको अगर सीख लेना हो तो नरेंद्र मोदी से लीजिए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 26 नवंबर को आतंकी हमला हुआ मुंबई पे, अगले दिन वो मुंबई पहुंच गए। मुंबई राज्य सरकार कहती रही कि साहब अभी मत आइए, टाल दीजिए, अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है। इसके बावजूद गए, होटल में गए, ओबराय ट्राइडेंट होटल में गए। जितने लोग मारे गए थे उनको 1-1 करोड़ रुपए का देने की गुजरात सरकार की तरफ से घोषणा की। उसके 2 दिन के बाद विज्ञापन छपा भारतीय जनता पार्टी का कि साहब ये सरकार की इच्छा शक्ति पर आतंकी हमला है और भाजपा को वोट करिए आप। इस तरह का विपक्ष था ये। आप उस समय का देखिए और आज के हमारे बेशरम लोगों को देखिए। अमित शाह जी क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। उस समय 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा ले लिया था सरकार ने। उसके 4-5 दिनों के बाद 5 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी का इस्तीफा हो गया था। उसके पहले गृह राज्य मंत्री जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के आर पाटिल साहब, उनका त्यागपत्र हो गया था जी। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, इसके पहले उरी हुआ, पठानकोट हुआ। पठानकोट में आपने आईएसआई के लोगों को घुमाया दिखाया पूरा का पूरा, जरा भी शर्म नहीं आई। एक भी इस्तीफे नहीं हुए और विपक्ष ने भी इस पर जरा दबाव नहीं बना सका। विपक्ष, ये बात भी हम कह सकते हैं कि विपक्ष को जिस ढंग से हमलावर होकर के कि भाई क्या वजह है, आज आपके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। जब उरी में हमले हुए थे, मारे गए थे लोग, जब पठानकोट में मारे गए थे लोग, जब पुलवामा में शहीद हुए थे लोग, उस समय की आपके रगों में क्या बह रहा था? खून बह रहा था कि सिंदूर बह रहा था? क्या बह रहा था उस समय? क्या उन सैनिकों की, सुरक्षा बलों के जवानों की विधवाओं के मांग का सिंदूर नहीं पूछा था? तब आपको चिंता नहीं थी। आज इतनी शर्म आ रही है कहते हुए, जब भी आकाशवाणी खोलिए, आप रेडियो खोलिए, गाना आ रहा है, उसके तुरंत बाद एक कोई आ जा रहा है कि साहब हमको बड़ी शानदार सफलता मिली है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके लिए हम सेना के लोगों का क्या है और क्या है नहीं है। जो छुट भैया फिल्मी कोई हीरो है, गीतकार है, गवैया है, जो कोई भी है, उसके नाम से 4 लाइन का एक लिखा हुआ वो पढ़वाया जा रहा है। प्रधानमंत्री घूम घूम करके पूरे देश भर में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब कैसा सफल ऑपरेशन सिंदूर हमने किया। आपने पहले ही बात छेड़ी थी ना भाई, जो 4 हमलावर थे, आतंकी हमलावर थे, जिन्होंने वहां पे कत्ल किया बेगुनाहों का, उसमें से एक भी गिरफ्तार हुआ क्या? एक को भी मारा क्या आप लोगों ने? जो उनके आतंकी सरगना थे, चाहे हाफिज सईद रहा हो, मौलाना मसूद अजहर रहा हो, सैयद सलाहुद्दीन रहा हो, उसमें से कोई मारा गया क्या? और आप ढिढोरा पीट रहे हैं घूम करके, सारा टीवी चैनल दिन रात ऑपरेशन सिंदूर, इसके अलावा कोई विषय नहीं है। इस देश में जितनी घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। मतलब बेशर्मी की हद हो सकती है, कोई इंतहा नहीं रह गई है, ये सारा हो रहा है। और उसके बावजूद ट्रंप, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे भक्तों अंधभक्तों ने तो पूजा हवन और क्या क्या किया इस देश में कि इस बार ट्रंप भैया जीत के आ जाए। पिछली बार तो पूजा हमारी कामयाब नहीं हुई थी, इस बार कामयाब हो गई। और उसके बाद से लगातार वो आदमी आपको बेइज्जत कर रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर रहा है, इस देश के लोगों को बेइज्जत कर रहा है। इस देश के अप्रवासी नागरिक जो अवैध रूप से पाए जा रहे हैं अमेरिका में, उनको हथकड़ी बेड़ी लगा करके खटारा विमान में भेज रहा है, रोज टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। और इस मामले में तो साफ साफ आपको बेइज्जत कर दिया कि साहब कुछ नहीं है, हमने आपको दबाव डाला था, हमने कहा था कि हम बिजनेस इंटरेस्ट हम है उसमें, अगर आप नहीं मानोगे तो आपसे हम बिजनेस बंद कर देंगे, दोनों मिलकर के समझौता करो। वरना क्या बात है कि न तो इस्लामाबाद से घोषणा हुई, न दिल्ली से घोषणा हुई तो अमेरिका से घोषणा हुई कि दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम हो गया है।
कहीं ना कहीं तो कुछ बात है ना। और फिर जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं, जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अनिल चौहान साहब, उनका जो बयान है, सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी बाकायदा हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे 5 विमान मार गिराए गए। राहुल गांधी ने तो इस पर पहले एक बयान दिया था, लेकिन उस बयान की तो लगातार पुष्टि होते जा रही है, लेकिन हमारी सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो ये हालत है। आज मैं सुन रहा था अभी यशवंत सिन्हा को, जो वो भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता थे, अभी विपक्ष के साथ हैं, तो कपिल सिब्बल के साथ पॉडकास्ट में वो कह रहे थे कि साहब इसका सीधा संबंध बिहार के चुनाव से, पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर का सीधा चुनाव बिहार विधानसभा के चुनाव से है, जिस तरह से पुलवामा का सीधा संबंध लोकसभा के चुनाव से था। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। मतलब हर काम आप चुनाव की राजनीति के लिए करेंगे, देश का मान स्वाभिमान सब कुछ खड्डे में चला जाए, उससे आपको चिंता नहीं है। और वायुसेना प्रमुख ने जो बयान दिया है, वो दोनों बयान तो एक दूसरे से मिलते ही जुलते हैं। अभी प्रशांत जी ठीक कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं या तो रक्षा खरीद में कुछ गड़बड़ हुआ है, या फिर हमारी तैयारियां नहीं है उस ढंग की। जब कह रहे हैं, सीडीएस कह रहे हैं चौहान साहब कि साहब कितने विमान गिरे ये मैटर नहीं करता है, क्यों गिरे ये मैटर करता है, और हमने उस पर जल्दी ही काबू पा लिया। इसका मतलब कि ये बात तो है, तो आप क्यों छिपा क्यों रहे हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हैं? भाई जब संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो होता ही है। कितने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे लोग मारे गए, पुंछ में कितने लोग मारे गए, कश्मीर में कितने लोग मारे गए, जो वहां से ड्रोन से अटैक हुए, पाकिस्तान की तरफ से हुए, तो उसकी क्या क्या कीमत हमने चुकाई, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आप ढिढोरा लेके दुबदुबी बजाते हुए चले जा रहे हैं। बिहार के लोगों ने आपको जवाब अच्छा दिया, सासाराम में आधी कुर्सियां खाली नजर आई, लोग सुनने नहीं आए। अब उफकाई होने लग गई है। जो भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी लगातार, या जो हम सुन रहे हैं, हम लोग कभी रास्ते में जब गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो कभी कभी गाना सुनते रहते हैं, पुराने गाने सुनने के में जी, तो उसमें भी हर अंतराल पे पता लगा कि किसी का आ रहा है शानदार ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए उनको बधाई, और फलाना, फिर बाद में बताता है कि ये फलाना साहब हैं जिनको कभी हमने नाम भी नहीं सुना रहा होगा। तो इस तरह की जो चीजें आप कर रहे हैं, तो उससे लोगों को अब उबकाई हो रही है। आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि भाई पहलगांव के कातिल आतंकवादी जिनकी पहचान भी हो गई थी, वो अभी कहाँ हैं? वो अभी भी कश्मीर के किसी हिस्से में पड़े हुए हैं, या फिर सरहद के पार चले गए हैं? सरहद के पार चले गए हैं तो उनका हमने, हमारे ऑपरेशन सिंदूर में उनका हमने क्या बिगाड़ा, ये बताने में आपको शर्म क्यों आती है? तो ये आपको तो बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। हमको लग रहा है कि जिस तरह से इनको पुलवामा का फायदा मिल गया था, इस बार उतना ही नुकसान इनको बिहार के विधानसभा के चुनाव में होगा, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि आप चुनाव की राजनीति के लिए देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। आप सेनाओं को भिड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए लोग बिहार में तो लोग जानते हैं, समझते हैं। और अभी जितने आयोग बिहार में बन रहे हैं, उच्च जाति आयोग और कौन कौन आयोग, वो भी आपने चर्चा की, इसका कोई बहुत असर नहीं होने वाला है। क्योंकि जब भी जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या लालू यादव या अखिलेश यादव करते थे, उस समय भाजपा और संघ परिवार का जो बयान आता था वो पिछाड़ी है, वो उसको लोग जानते हैं। और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से काफी सजग और जागरूक हैं, इसलिए उनको बिहार पे अभी सेकंड राउंड में आऊंगा जयशंकर जी। बिहार पे जरा खुल के बात करेंगे। और तेजस्वी यादव क्या सीधे, तेजस्वी नहीं, माफी चाहूंगा, चिराग पासवान क्या सीधी चुनौती नीतीश कुमार को दे रहे हैं, इसको भी समझेंगे। बिहार पे बहुत बात करने की जरूरत भी है, क्योंकि अभी और 6 तारीख को राहुल गांधी जा रहे हैं बिहार, उससे पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश जा रहे हैं 3 तारीख को, परसों। तो ये इन सब पे बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज अमलेंदु जी कि सीडीएस के बयान के बाद से क्या कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं, या यहां सुरक्षा के नाम पर खेला और भी बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? खेल मतलब सियासी खेल की बात कर रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, बिरला साहब से कहना पड़ेगा जी। आ रही जी, आ रही बिरला साहब नहीं यहाँ पे। ठीक है। सीडीएस चौहान साहब ने जो कहा है राजीव जी, वो सीधे सीधे सरकार और सेना के बीच जो अंतर विरोध बढ़ रहे हैं, उसकी एक राजीव जी प्रकटीकरण आप उसको कह सकते हैं कि सेना और सरकार के बीच मामला बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो सिर्फ शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम कर रही है,
और सेना जो है वो देश की रक्षा के लिए काम कर रही है। तो यहाँ राजीव जी एक तरह से कहा जाए कि देश का स्वाभिमान और देश की सुरक्षा और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक शुद्ध स्वार्थ जो है उनके बीच में टकराहट जो वो बढ़ती हुई जा रही है, अब ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। इसी तरीके से सीआईआई के कार्यक्रम में जो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो कहा राजीव जी, वो भी सेना के अंदर से उठती हुई आवाजें ही हैं। और यहाँ ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि जो सेना के साथ हो रहा है वो इस देश की सुरक्षा के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये साफ तौर पर समझा सकता है। क्योंकि सेना राजीव जी खुलकर बातें नहीं कर सकती, पाकिस्तान की सेना नहीं है, यहाँ कोई जनरल आसिम मुनीर नहीं है और होने भी नहीं चाहिए आसिम मुनीर कोई भारत में। लेकिन अगर आसिम मुनीर होते तो आसिम मुनीर यहाँ खुलकर कहते कि सरकार जो है वो राफेल के मामले में भी गड़बड़ी कर रही है और जो सैन्य खरीद हो रही है उसमें भी गड़बड़ी कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा उसके नजर में नहीं है। ये आसिम मुनीर साफ तौर से बोल सकते थे अगर भारत में कोई आसिम मुनीर होते। मैं फिर कहूंगा कि भारत में किसी आसिम मुनीर की आवश्यकता भी नहीं है और हो भी नहीं सकते, और जिस दिन ये देश इस लिए पहुंचेगा तो ये देश नहीं रहेगा। लेकिन सीडीएस ने राजीव जी जो कहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सरकार को अपने तमाम राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर इस पर काम करना चाहिए। एक तो जो राजीव जी रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से 100% एफडीआई लाई गई, उसी समय समझ में आ गया था कि सरकार का लक्ष्य जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है बल्कि देश को बेचना है, और ये उस देश को बेचने के लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हर मामले में देश बेचने की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब लेकिन ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि सेना के साथ भी राजीव जी इस तरीके का छल करेंगे, इसकी आशा जो थी वो किसी को नहीं थी। लेकिन अब ये साबित हो रहा है कि इस तरीके से कर रहे हैं। अब विमान क्यों गिरे जो कहा हमारे सीडीएस ने, तो जाहिर सी बात है कि ये जांच तो सरकार को करानी चाहिए कि विमान क्यों गिरे। सीडीएस ने यह भी कहा कि हमने उसके बाद अपना लक्ष्य पूरा किया। ठीक है, लक्ष्य आपने पूरा किया, सेना का जो काम था लक्ष्य पूरा किया। लेकिन राजीव जी आपने ही एक कार्यक्रम, इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि वो टेलीग्राफ ने जो खबर छापी थी, और खबर में यह था कि वो विमान गिरने के बाद 2 दिन जो था हमारा आकाश जो था वो सूना रहा और हमारे फाइटर जेट नहीं उड़े थे। तो क्या वो खबर सही थी? अब वो खबर क्या सही साबित होती नजर आती है? अगर इस तरह की चीजें थी, ठीक है, उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था और जैसा कि कहा प्रशांत जी ने कि भाई सेना को जो था उस समय फेक न्यूज जो थे उनसे भी जो था काफी ज्यादा लड़ना पड़ रहा था। और हम लोग राजीव जी देख रहे थे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और जो आर्मी का जो पीआरओ का ट्विटर हैंडल था वो लगातार जो थे वो हर एक घंटे पर ट्वीट करते हुए बताते थे कि ये खबर गलत है और ये खबर सही है। इस तरह की चीज होती है। पीआईबी फैक्ट चेक जो वो भी लगातार बताता रहता था कि ये खबर गलत है। यहाँ तक कि जब हम लोग राजीव जी ब्रेकिंग कर रहे थे उस समय भी एक खबर आ गई थी, उसके बाद फिर बताया गया कि ये ठीक नहीं है, उसको रोका गया। तो यानी सेना के सामने चुनौतियां जो थे वो बाहर तो शत्रु था राजीव जी, लेकिन जो देश के अंदर शत्रु था वो बड़ा शत्रु सेना के सामने खड़ा हुआ था, वो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा शत्रु था। और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा वो कोई और नहीं, सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग थे जो उसकी जोम्बी बन चुके हैं एक तरीके से, ट्विटर पर जो इस तरह की चीजें कर रहे थे। तो राजीव जी जो कहा हमारे सीडीएस ने और चाहे वो हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा, जो दोनों ने जो भी कहा उसका सीधा सीधा निहितार्थ ये है कि एक तो जो रक्षा बजट में कटौती की गई है वो रक्षा बजट बढ़ाया जाए, जो भी हथियार जिससे लेने हैं, जो भी गोला बारूद लेना है, उसकी जो भी उपलब्धता होनी है वो समय पे हो, टाइम बाउंड हो, जो कि नहीं हो रही है। तेजस जो भारत में बनने थे वही नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हों और सेना को जो खुली छूट देने की बात की राजीव जी, ये साफ आ गया समझ में कि सेना के हाथ बांध दिए गए थे, चूंकि सीज फायर की घोषणा सरकार की तरफ से की गई, सेना की तरफ से नहीं की गई। तो ये अंदर से चीजें आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इसका लाभ लेने की और ऑपरेशन सिंदूर को साफ चुनावी मुद्दा बनाने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि जो सेना के लोगों के जो बयान आए हैं, लेकिन वो राजनीतिक बयान नहीं है, लेकिन जो उनके असली बयान भी आए हैं, जो सेना की अंदर की चीजें हैं, और जो एक सैन्य अधिकारी जो है वो सार्वजनिक तौर पर जितना खुलकर बोल सकता है वो बोले हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा जो है वो बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया। जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा जो है वो ध्वस्त हो गया या आगे वो बढ़ रहा है, ये भी देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही साथी चिराग पासवान एनडीए के साथी हैं, और वो आखिर क्यों चुनौती दे रहे हैं सीधे नीतीश कुमार को? चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी पार्टी ने घोषणा कर दी है। उनकी पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें ये साफ कह दिया गया कि हाँ, चिराग पासवान अब बिहार से चुनाव लड़ेंगे, बिहार को ज़रूरत है उनकी, और चिराग पासवान युवा हैं, वो लीड कर सकते हैं बिहार को। वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, न कि वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन सब के क्या मायने हैं ज़रा ये समझें प्रेम कुमार जी, क्योंकि यहाँ से
नीतीश बाबू किनारे लगाए जाने, क्योंकि अपने दम पे चिराग पासवान इतना बड़ा काम करने जाएंगे? बढ़िया काम मिला हुआ है, कैबिनेट मंत्री हैं, और क्या चाहिए? दिल्ली में हैं, ऐशो आराम है। बिहार में जाके क्या करेंगे पता नहीं, सत्ता आएगी कि नहीं आएगी उनके हाथ। हनुमान कह रहे थे पिछली बार, हम तो हनुमान हैं, याद कीजिए मोदी जी के हनुमान। मोदी जी उस समय भी भाव नहीं दिए, अकेले चुनाव लड़ना पड़ा, और अब कह रहे हैं कि हम नीतीश बाबू को सीधे कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है। लेकिन इससे एनडीए के भीतर क्या चल रहा है ये देखना होगा, और इसकी समीक्षा जरूरी है। प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, देखिए हनुमान से ही बात शुरू करते हैं। अब राम जी ने तो हनुमान जी को कहा नहीं था कि जाइए संजीवनी बूटी लेकर आइए। हनुमान जी का जो लगाव था, जो था, वो अपनी ओर से सर्वस्व न्यौछावर करने का था, एक आस्था थी, समर्पण था। लेकिन ये हनुमान तो ऐसे हैं कि जो कि इस्तेमाल होते हैं। अपने ही सहयोगी दल का जाके हाथ पैर काट दो, उसकी संख्या घटा दो। जहां जहां एनडीए के घटक दल जेडीयू चुनाव लड़ रहा है, सब जगह तुम लड़ो। और ये कैसे हनुमान है और ये कैसे रामचंद्र जी आज के। तो जहां तक हनुमान की बात है उतना ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, चूंकि न तो ये हनुमान हो सकते हैं ना ये रामचंद्र जी हो सकते हैं, चूंकि वो बोलते हैं तो मैंने बस एक उदाहरण के लिए कहा। अब ये देखिए कि इस चिराग पासवान की सियासत में जो ये नया फैक्टर फिर से पैदा हो रहा है कि हम कैसे जेडीयू को कट शॉर्ट करें, और उस जैसे पिछले बार किया था वैसा ही इस बार करें। तो इस बार उनका मन बढ़ा हुआ है, महत्वाकांक्षा फूली हुई है गुब्बारे की तरह। तो इसकी वजह यह है कि उनको लगता है या उनको समझा दिया गया है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं 42 सीट लेकर के, तो आप नीतीश कुमार को थोड़ा सा और कम कर दीजिए और अपना थोड़ा बढ़ा लीजिए। नीतीश कुमार से अगर थोड़ी संख्या भी आपकी कम हो गई तो अगला मुख्यमंत्री आप ही हैं। ये बात चिराग पासवान के समर्थकों ने उनको बढ़ाई है या बीजेपी ने उनके दिमाग में बिठाया है। एक बात तो अब भी निश्चित है कि बिहार में बीजेपी को अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, जज्बा भी नहीं है, और वो सफल भी नहीं हो सकते। वो एक गठबंधन जो बनाते हैं उसमें सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश करते हुए अपना वोट बैंक जो है जोड़ते हैं, और उसमें छल कपट प्रपंच झूठे वादे सब कुछ होते हैं। इसी में वो महादलित को भी जोड़ते हैं, इसी में वो पिछड़ों को भी जोड़ते हैं। लेकिन इस बार का जो ट्रेंड इवन मुसलमानों को भी जोड़ते हैं। अगर मुसलमान जेडीयू के माध्यम से एनडीए को वोट दे रहा है तो मुसलमानों को भी जोड़ती है बीजेपी अपनी उस पॉलिटिक्स में, उस गैम्बिट में वो शामिल करते हैं। लेकिन इस बार एकदम अलग है बिहार का दृश्य, और वो अब से दिखने लगा है, नजर आने लगा है। वो नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में और उनकी सभाओं में लगातार 2 दिनों में दिख गया, भीड़ ही गायब थी। तो वो एक प्रमाण है, लेकिन जो कारण है वो कारण अलग है। कारण क्या है कि जो ये राहुल गांधी ने जो सियासत लोकसभा चुनाव से पहले से न्याय यात्रा से लेकर के आगे बढ़ाई है, और उसको उस मुकाम तक वो ले गए हैं कि एक पहलगाम हमले के बाद वाले समय में मोदी सरकार को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव लेकर आना पड़ा, घोषणा करनी पड़ी कैबिनेट से फैसला लेकर के। तो ये जो बात हुई है बिहार की, सही इस विषय का जन्म हुआ था आप कह सकते हैं। बिहार में सभी दलों ने मिलकर के विधानसभा में पारित किया था जातीय सर्वेक्षण, और बाद में वो जातीय सर्वेक्षण के नतीजे भी आए। हालांकि उसका लाभ बिहार में किसी को मिला नहीं है, ये भी बात है। तो ये मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूं जिस राजनीति ने बिहार को बिल्कुल बदल दिया है, और केवल बोल करके और केवल कुछ दलों को जातीय आधार पर जोड़ करके आप जातीय आधार पर वोट बैंक अपने पास होने का दावा नहीं कर सकते। इस बार मुसलमानों का रुख एक तरफा है। भाई वक्फ बोर्ड के मसले पर वो कतई वैसे दल को वोट नहीं देंगे
जो बीजेपी के साथ खड़ी है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। ये मुसलमानों का एक मत है, कहीं भी किसी भी जिले में जाकर के आप सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए, सवाल उठा लीजिए, ये है। उसी तरीके से जातीय जनगणना पर भी जबरदस्त गोलबंदी है। ये जातीय जनगणना किसकी वजह से हुई है? तो ये जातीय जनगणना निश्चित रूप से राहुल गांधी को इसका श्रेय देने लगे हैं। ये नई बात हुई है। पहले लोग राहुल गांधी कोई एससी को आते नहीं है, एससी वर्ग से, ओबीसी वर्ग से आते नहीं है, लेकिन फिर भी एससी एसटी ओबीसी वर्ग आज ये मान रहा है कि जातीय जनगणना अगर आज अस्तित्व में आने वाली है, उम्मीद दिख रही है, तो इसकी वजह राहुल गांधी है। आप देखेंगे बिहार की में जो भी घटना घटी है दलित बच्ची के साथ में, बहुत ताजा घटना है, उसका जिक्र भी यहाँ इसलिए जुड़ता है, उसी माहौल को बताता है। दलित बच्ची के साथ में रेप होता है। रेप को हम इस रूप में देखें कि ये जघन्य घटना हर रोज हो रही है, घंटों में हो रही है, मिनटों में हो रही है। इसके बावजूद दलित महिला बच्ची के साथ में रेप होना, दलितों के साथ रेप होना, इसकी संख्या ज्यादा है। लेकिन मुजफ्फरपुर की जो पटना पीएमसीएच में जो घटना घटी है बच्ची के साथ में, वो बच्ची के साथ घटना इसलिए महत्वपूर्ण है, ये बताती है कि दलित बच्ची या दलित महिला या दलित के साथ में बलात्कार सिर्फ एक इंसिडेंट में नहीं होता है, उसके बाद हर पर, चाहे उस इंसिडेंट को रजिस्टर करने का सवाल हो, वहां पर भी होता है, चाहे पीड़ित को अस्पताल में इलाज करने का सवाल हो, वहां पर भी होता है। यानी दलित को पल पल बलात्कार का एक चेन जो है सहना पड़ता है। वो सामाजिक अपमान वगैरह से ऊपर उठ चुका है, ये पूरी व्यवस्था का दंश उसको झेलना पड़ता है। और इस बार भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं, दलित हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। इसके बाद भी बच्ची की जान नहीं बची, लेकिन वो व्यक्ति आज दलित समाज के बीच हीरो है आज की तारीख में, क्योंकि उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। और दलितों में इस बार जिस तरह की चेतना इस बीते 24 घंटे में जो दिख रही है और ये आगे आने वाले समय में दिखेगी, ये बिहार की बदलती हुई राजनीति का ये प्रमाण है, लक्षण है, दिखा रहे हैं। मैं कारण पर भी आ रहा था, कारण की हमने हल्की सी चर्चा की, लेकिन राजनीति जो बदली है उसमें अब कोई दल ये समझे कि हम महादलित, मेरे पापा थे तो हम पूरा महादलित का वोट ले लेंगे, अब ये बिहार में नहीं होने जा रहा है। ये अब पूरी तरह से दलित अब ये देखने जा रहे हैं, या ओबीसी भी ये देखने जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर के कौन गंभीर है, जातीय भेदभाव को के खिलाफ कौन ईमानदारी से खड़ा है, कौन वास्तव में हमारी आवाज उठा रहा है। इस वजह से इस तरह से बिहार की राजनीति बदलती हुई दिख रही है, और उसी का नतीजा है कि मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं जुट रही है, नीतीश जी के साथ रहते हुए भी भीड़ नहीं जुट रही है। कम से कम जब रोड शो हुआ था तो हमें लगा नीतीश कुमार जी नहीं है, हो सकता है इसीलिए भीड़ नहीं जुटी है। कल वाले सभा में जरूर भीड़ होगी, लेकिन देखते हैं कि कल वाले सभा में क्या बोलते हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, तमाम लोग इकट्ठा थे, पूरा एनडीए का कुनबा था, फिर भी भीड़ नहीं जुटी। इसका ये कुछ कहानी कहता है। तो बिहार की राजनीति बदल रही है, बल्कि बदल रही है हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बदल चुकी है बोलने में तब आएगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो प्रमाण के साथ होगा। लेकिन अगर नतीजे आने बाकी हैं और हम अगर पहले से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति बदल चुकी है। जी, बिहार की राजनीति बदल चुकी है प्रशांत टंडन जी, लेकिन आप कुछ और बात आपने उस समय कहा था कि सेकंड राउंड में मैं बात करूंगा, उसी बात को आगे बढ़ाइए। बिहार की राजनीति को अगर टच करना चाहते हैं जरूर। बहुत छोटी सी बात है जो प्रेम कुमार जी ने कहा, लब्बो लबाब यही है कि 3 बड़े प्रमुख इश्यूज हैं वहाँ पे। बेरोजगारी, पेपर लीक, युवाओं के बीच में बड़ा मुद्दा है। वक्फ बिल में किसने वोट दिया, किसने नहीं वोट दिया, वो इम्पैक्ट करेगा। और तीसरा, ये हेडलाइन मैनेजमेंट के चक्कर में मोदी जी ने जो जातिवार जनगणना की गठरी अपने सर पर रख ली है,
वो गठरी वो उतार भी नहीं सकते, उसको खोल भी नहीं सकते। तो ये एक मुश्किल है मोदी जी की, जो जो उसको इनकैश नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि जो अभी विश्लेषण हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके मद्देनजर देख रहे हैं कि बिहार और बंगाल के चुनाव में बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी लग गए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को इनकैश कराने के लिए। चुनाव वहाँ के बहुत दूर हैं राजीव जी, और हमने पहले भी यहाँ पे चर्चा की है कि ये चुनाव का मामला नहीं है। ये जो मोदी जी राजधानी छोड़ के निकले हुए हैं, इनका बुरी तरीके से डिसअप्रूवल है। ये पूरे प्रकरण में बहुत मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। डिप्लोमेसी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, और उसको सीडीएस अनिल चौहान ने और एयर चीफ मार्शल ने, दोनों ने मोदी जी पे सवाल खड़े किए हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है राजीव जी, हम लोग सब जानते हैं इस बात को, भारत के समाज में भारतीय सेनाओं के लिए बहुत सम्मान है, और भारतीय सेनाएं भी कभी ऐसा काम नहीं करती कि उसमें जो कमिटमेंट है उनका सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, उसमें कोई आंच आए। कभी उनके किसी अफसर से अगर ह्यूमन राइट वायलेशन भी होता है, जैसे कश्मीर में हुआ था, जीप के ऊपर बोनट में बैठा के घुमा दिया था एक ह्यूमन शील्ड बना के, उस पर वो कड़ी कार्रवाई करते हैं, कोर्ट मार्शल करते हैं। सेना अपनी छवि को लेकर बहुत ही गंभीर है, और वो किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आती है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। दादरी में लिंचिंग हुई थी अखलाक की। अखलाक का बेटा सार्जेंट था इंडियन एयरफोर्स में। एयर चीफ मार्शल ने फोन किया था उनके घर में। एयरफोर्स की जिप्सियां आई, उनके परिवार को उठा के गोरक्षकों के सामने से पुलिस की मौजूदगी में उठा के ले गई। कोई कुछ नहीं कर पाया, उनको एयरफोर्स सेंटर में रखा गया। उनके बेटे का इलाज, जो कि एयरफोर्स में नहीं था, छोटा बेटा, कमांड हॉस्पिटल में हुआ। तो सेनाएं अपनी छवि को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेकर बहुत ही फर्म है, और वो किसी से डरती नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने, मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन की क्या निशानी है कि उनको नुकसान हुआ, नुकसान के बाद कितना दबाव, मीडिया चल रहा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है, प्रधानमंत्री के बयान हो रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस दौरान उन्होंने 2 दिन का ब्रेक लिया, और 2 दिन के ब्रेक के बाद रीलॉन्च किया। ये है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस किसी बड़ी मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। और एक आखिरी बात, जो मोदी जी अगर सेनाओं का काम पे अपना श्रेय लेंगे, बहुत ही बुरा इनके ऊपर उसका असर होगा। और इसका एक निशान हम लोगों ने देख लिया जब उन्होंने घर घर सिंदूर को वापस लेना पड़ा। मैं कह रहा हूँ वापस लेना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने टीवी चैनलों में आकर इसको इंडोर्स किया था। रिएक्शन आ गया। तो सेनाओं का क्रेडिट अगर आप अपने ऊपर लेंगे, इसको लोग पसंद नहीं करेंगे। आप याद कीजिए 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कितनी बड़ी जीत थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 सैनिकों का सरेंडर हो गया, आत्मसमर्पण हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस वक्त के इंटरव्यूज को देखिए यूट्यूब में जाकर। दर्शकों से भी मैं आग्रह करूंगा, किसी इंटरव्यू में, किसी भाषण में आपको ऐसा दम्भ, ऐसी हेकड़ी दिखाई दे रही कि हमने इतने लोगों को सरेंडर करा दिया। ये होती परिपक्वता। इसलिए इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला। और ये हेकड़ी वाली जो भाषा है, जो आप गब्बर सिंह की शोले के डायलॉग आप बोल रहे हैं, इस वजह से हमारे जो लोग विदेशों में जा रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे कोई मिल नहीं रहा है। भूतपूर्व लोग मिल रहे हैं।
या अपने ही लोगों से मिलके चले आ रहे हैं आप? तो ये काम नहीं आएगा और इसके संकेत मिलने लगे हैं कि ये जो मोदी जी सेनाओं के काम को अपनी जीत बता रहे हैं और उसका ठीकरा अपने अपने सर पे उसका मेडल ले रहे हैं, ये काम नहीं आएगा। इसके बहुत खराब नतीजे आएंगे। बिहार इलेक्शन तो बहुत दूर है, लेकिन तब तक बहुत सारे नए मुद्दे आ जाएंगे। लेकिन अभी आप देखिएगा कि ये भारतीय समाज इस पे बिल्कुल प्रतिक्रिया अपनी देगा, जिस तरीके से इन्होंने घर घर सिंदूर पे दिया। और बड़ा डेंट आया महिलाओं का, महिला सपोर्ट में बड़ा डेंट आया है। बीजेपी की ट्रेडिशनल वोटर हैं वो मोदी जी की, जी बहुत खोल के महिलाओं ने बात की है। जी राज। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, क्या आपको भी लगता है कि जो देश की सुरक्षा या सेना के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, या घर घर सिंदूर की योजना जो चल रही थी, उस समय बोला जा रहा था कि उसको लेके आएगी बीजेपी, अखबार में खबर छपी, बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने उसको एंडोर्स किया, उसके अलावा उधर योगी आदित्यनाथ ने तो वो सिंदूर का जो सिनोरा कहते हैं वो घर घर पहुंचाने और कांच की चूड़ियां जो हैं वो पहुंचाने का ऐलान तक कर दिया है। अब कब इसकी शुरुआत होगी पता नहीं, या इसको वापस ले लेंगे योगी आदित्यनाथ, ये भी देखना होगा। तो ये सारी घोषणाएं करके उसके बाद तीसरे दिन अब आप कह रहे हैं ये फेक न्यूज, इसका असर क्या गाँव तक, घरों तक पहुँच चुका है? क्या ये पॉजिटिव असर है, क्या ये निगेटिव असर है? क्या यहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारी जो झड़प हुई, जो संघर्ष हुआ, उसका देशव्यापी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है? और अगले चुनाव, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या बिहार के बाद वाले जो चुनाव हैं 2026 में, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, इन राज्यों के चुनाव, उस पर कितना असर पड़ता हुआ आपको दिखाई देता है? नरेंद्र मोदी बहुत आशावान दिखाई देते हैं, गृह मंत्री जाकर देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं बंगाल में 2 दिनों की यात्रा पे। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखिए, क्या लगता है आपको कि यहाँ नरेंद्र मोदी के लिए विन विन सिचुएशन है, बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है? राजीव जी, यत्ते नारयन्ते पूजते रमते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं, ऐसा माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी नारियों का कितना सम्मान करती है, देवता तो छोड़ दीजिए, इनकी पार्टी में इतने ज़्यादा निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं जो महिलाओं के सम्मान में ऐसी ऐसी भाषाओं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जो 51% वोट है महिलाओं का हिंदुस्तान में, वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हो गया है। इनको इतनी अकल नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि इन्हें सिंदूर का महत्व तक नहीं पता कि सिंदूर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और बड़े बड़े मंचों से भाषण दिए गए, प्रवक्ताओं ने बोला, जब इनको लगा ये बैकफायर कर रहा है तो इन्होंने उस बयान को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, जबकि इसके ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। हालांकि देश को भारतीय जनता पार्टी का जो ये रवैया है वो समझ में आने लगा है और ये दिखने लगा है। आप बहुत सारे महिलाओं के हमने देखे, कुछ लोगों ने इंटरव्यूज भी लिए, तो उनके रिएक्शन भी आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंदूर नहीं बांटना चाहिए, चूड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, क्योंकि ये विषय पारिवारिक होते हैं और ये अधिकार कुछ विशेष लोगों को परिवार में दिए होते हैं, पति को दिए होते हैं, या कोई आपको आशीर्वाद देने आता है तब सिंदूर वगैरह दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के माइलेज मिलने की इलेक्शन में, मुझे लगता है कि विश्वगुरु वाली छवि की कलई खुल चुकी है। अब ये चाहे सिंदूर पर कितनी भी राजनीति कर लें, सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पर कहीं ना कहीं सेना के शौर्य को भी इन्होंने एक तरीके से एक उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि लोगों को जब सवाल उठाए गए तो सेना के पीछे उन्होंने छुपने की कोशिश की। एक बहुत गंभीर विषय जो बीच में मुझे लगता है रह गया, हमारे सीडीएस ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि हमारे बीच में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कभी भी न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था, जबकि इस विषय पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि हमने न्यूक्लियर वॉर होने वाला था रुकवा दिया, और मोदी जी ने भी बोला कि अब न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। तो ये एक विरोधाभासी बहुत बड़ा बात है कि सीडीएस जी बोलते हैं कि कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं थी और मोदी जी बोलते हैं न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। तो ये जो विरोधाभास है कहीं ना कहीं जनता को प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि सरकार का रवैया क्या है,
सरकार क्या चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार देश का ही नहीं, सेना का मनोबल भी तोड़ने का काम कर रही है, महिलाओं का मनोबल तोड़ चुकी है, सम्मान की बात करती नहीं है, उनका पूर्ण तरीके से अपमान हो रहा है। दलितों का, अभी हमने बिहार की जिक्र कर रहे थे, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई है। जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वो सरकारें, मुझे लगता है उनके इंजन या तो उल्टे लगा दिए गए हैं, जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन एक तरफ तो नहीं चल रही है। तो ये विषय जो है जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगे हैं, और इसका आने वाले चुनाव में विन विन सिचुएशन तो होगी, बट वो जनता के लिए होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को दिखने लगी है। मुझे लगता है नीतीश कुमार को सबसे पहले दिखती है, क्योंकि वो राजनीति के सबसे बड़े गिरगिट मानता हूं उनको मैं। उनको दिखने लगता है कि जब हवाएं कहीं दूसरी तरफ चलने लगे, अगर राजनीति जो है रेत की तरह हाथ से फिसलने लगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के आप अपनी राजनीति का तरीका बदल लें, जो नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक हमको एक डिफरेंसेस दिख रहा है एनडीए का जो है बिहार में। मुझे लगता है इससे जनता सही परिणाम समझकर सही दिशा में वोट करेगी, और भारतीय जनता पार्टी और का रवैया साफ होगा, और इनकी सरकार जाएगी। इनके डबल इंजन की सरकार बिहार में नहीं टिकने वाली है आने वाले समय में। जी। लेकिन यहाँ पे जयशंकर जी, यहाँ पे एक सवाल, नीतीश बाबू का जिक्र हो रहा है। अगर सरकार नहीं आती है, नीतीश बाबू को 123 सीटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, जो अभी तक खबर आ रही है। आए थे दिल्ली, इसीलिए वो नीति आयोग की बैठक में नहीं बैठे, उसके बाद एनडीए की बैठक आधी छोड़ के चले गए, नाराज़ होकर चले गए, जो भी है। लेकिन वो 123 सीट्स चाहिए उनको, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो एनडीए और खासकर बीजेपी ये घोषित कर दे कि अगले मुख्यमंत्री 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा जो है उसको बुलंद किया जाए। लेकिन यहाँ दूसरी बात जो अश्विनी जी कह रहे हैं, उससे एक सवाल पैदा होता है जो आप तक लेके आना चाहता हूँ, कि नीतीश बाबू को अगर बीजेपी किनारे लगाना चाहती है तो किस दम पे? नीतीश बाबू के दम पे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी को इतना पता है कि नीतीश को किनारे लगाने का मतलब है कि हमारी सरकार किनारे लग जाएगी, या नीतीश बाबू के पार्टी के जितने सांसद हैं वो सब ऑलरेडी उधर देख रहे हैं? क्या यही हो सकता है कि नीतीश बाबू आप जाओ और आपके जितने सांसद हैं वो हमारे साथ हैं, 2/3 के बाद तो कोई मामला ही नहीं बनता? ऐसे देखा जाए क्या? लग रहा है राजीव जी, कहीं ना कहीं भाजपा का आलाकमान और नरेंद्र मोदी इस बात से आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। उनकी पार्टी के जो मौजूदा नेतृत्व है, भाई एक तो घोषित रूप से भाजपा ही है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष उनकी पार्टी का है संजय झा, वो संजय झा, और ललन सिंह पूरी तरह से समर्पित हैं मंत्री पद के लिए। तो दो तो यही हो गए, फिर बाकी लोगों का है तो उसमें भी अपना कुछ जुगाड़ बना लेंगे, वो तैयारी कर लिया होगा तभी वो कर रहे हैं। और एक बात मान करके चलिए कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को इस बार 123 क्या, मुझे तो लगता है कि 100 सीटें भी भाजपा नहीं छोड़ने वाली है। देखिए, सबके अपने अपने दावे बढ़े हुए हैं। बिहार विधानसभा का पिछले चुनाव को अगर लिया जाए, कसौटी माना जाए, तो नीतीश कुमार की पार्टी को 40-42 सीटें मिली थी, तो उसके हिसाब से ही सीटें मिल सकती हैं। अब आप लोकसभा का चुनाव लीजिएगा तो उसमें भी अब चिराग पासवान का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहा एनडीए के घटक दलों में लोकसभा के चुनाव में, तो अब उनकी तो अपेक्षाएं बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है, अगर 5 सांसद हैं उनके तो वो कहेंगे कि हमको 30-40 सीटें या 50 सीटें कम से कम दीजिए आप, तो वो अपनी मांगेंगे। जीतन राम मांझी का भी मन बढ़ा हुआ है, वो भी चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अलग से अपनी खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। एक तो सारे लोगों के बीच में जो सीटों का वितरण होगा, ये एनडीए के लिए भारी सरदर्द बनेगा। और दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान को आप मत भूलिए कि पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने और संघ परिवार ने परोक्ष रूप से उनका इस्तेमाल किया था नीतीश कुमार को कट टू साइज करने में। भाजपा के कई बड़े नेता लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान की जो अपनी पार्टी वाला धड़ा था, उसके टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब मैं आज देख रहा था कि उसमें से कई लोग आज भाजपा के नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनको फिर वापस ले लिया पार्टी में और अब पदाधिकारी बना दिया। तो उनको भेज करके भी चुनाव लड़वाया था नीतीश कुमार को कट टू साइज करने में। कम से कम 25-30 सीटें ऐसी थी जो नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि वहां पे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को भी अच्छा खासा वोट मिला था। तो वो करेंगे खेल, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार के साथ मजबूरी यह है कि अब वो बहुत शारीरिक रूप से अशक्त हो चुके हैं, मानसिक रूप से भी उनका मामला बहुत अच्छा नहीं चल रहा है।
कब क्या बोल जाएंगे, कब किसके सर पे वो फूलदान का गमला रख देंगे, फूल का गमला रख देंगे, क्या कर देंगे, ये सारी चीजें तो हो ही रही लगातार। दूसरी चीज है कि भाजपा के लिए और संघ परिवार के लिए एक परेशानी का कारण ये भी है, प्रधानमंत्री का थका हुआ हारा हुआ चेहरा। जितनी रैलियां वो कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, एक थके हुए हारे हुए नेता के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। बार बार वही बातें घुमा करके बोलना, उस पर लोगों का ध्यान नहीं देना। सासाराम की सभा बहुत बड़ी चुनौती है, और आधे से अधिक जो सीटें थी वो पूरी की पूरी खाली थी, मतलब एक तरफ का पूरा ही हिस्सा ही खाली हुआ था। और जबकि सारे नेता वहां मौजूद थे, जैसा अभी प्रेम बता रहे थे, सारे नेता जो एनडीए के वहां पे मौजूद थे, उसके बावजूद सब सीटें खाली थी, लोग आए नहीं सुनने को, और बहुत सारे लोग बाहर इधर उधर टहल रहे थे। तो एक तो ये हो रहा है कि उनकी बात अब अपील हो नहीं रही है। कारण क्या है कि पुलवामा का सच लोग देख चुके हैं। पुलवामा के नाम पे जिस ढंग से आपने वोट मांगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर पड़ेगा क्या, उसके बाद लोगों ने झाड़ बझाड़ वोट दिया, इनके खिलाफ जितनी नाराजगी थी सब भूल करके लोगों ने वोट दिया। लेकिन उसके बाद के 5 सालों में हासिल क्या हुआ? फिर 5 साल बाद वही पहलगांव, 6 साल बाद पहलगांव, तो क्या मिला? इसलिए लोग अब समझ चुके हैं कि बार बार ये आदमी हमको युद्धोन्माद में, संघर्ष के उन्माद में फंसाता है, उलझाता है, और उसके नाम पे वोट मांगता है, अपनी सारी विफलताओं को, सारी नाकामियों को उसमें ढकने की कोशिश करता है। जातिगत जनगणना का हाल ये है कि जब से उन्होंने घोषणा की तो दलित समाज या ओबीसी समाज जो है, जनजातीय तो बिहार में अब कम रह गए हैं लोग, लेकिन जो भी हैं उनके मन में बैठा हुआ है कि भाई जब भी जाति जनगणना की बात होती थी तो मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग विरोध करते थे, कहते थे कि साहब ये तो जातिगत जनगणना कराने वाले लोग आपका आरक्षण छीन करके उनको दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये तो और किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, राजस्थान सभा में कहा था जी। तो ये सारी चीजें जिस तरह से भाजपा के लोग, उनके जो भाष्यकार हैं, ढिढोरची हैं, टीवी चैनल वाले हैं, अरे साहब देश टूट जाएगा, देश बढ़ जाएगा अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो। अब उन्होंने कर दिया घोषणा जातिगत जनगणना की। पता लगा जब सवर्ण समाज जो उनका टेकन फॉर ग्रांटेड बहुआ जिसको मानते थे वो नाराज होने लग गए, तो अब नया एक सिगोफा निकाला है कि एक महाचंद्र सिंह जी हैं, उनके नाम पे उच्च जाति आयोग बना दिया। तो बाकी लोगों ने भी चिल्लपोंट शुरू कर दी कि भाई आपने ऐसे कैसे कर दिया, सवर्णों के लिए अलग से आयोग क्यों बना दिया? तो फिर अन्य जातियों के लिए भी एक एक अलग अलग से आयोग बना के कुछ लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया, किसी को कैबिनेट मंत्री, किसी को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, अपने काम में लग गए लोग। सच तो यह है कि जातिगत जनगणना ये आदमी कराने वाले नहीं है। अभी तक जनगणना की ही अधिसूचना जारी नहीं हुई। आप कल्पना कीजिए 2024 के चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षण देने की बात तय हुई गई थी, संसद से उसको पास करा दिया कि साहब महिलाओं को लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? जब अगली जनगणना होगी और उसके नतीजे आ जाएंगे, तब उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद दिए जाएंगे। अब पता लगा कि अब 2025 का आधा समय बीत चुका है, अभी तक तो जनगणना की ही सूचना जारी नहीं हुई। जातिगत जनगणना कब होगी और उसके में क्या कहा जाएगा, क्या किया जाएगा, अभी तक उसके बारे में कोई सूचना ही नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। तो ये सारी चीजें, मतलब ये तो जुमले फेंकने में और लोगों को उलझा कर रखने में कि नहीं घबराओ मत, तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं। और अब इनका खेल एक ही है, जैसा हमारे कुछ मित्रों ने भी कहा कि वक्फ कानून को लेकर के जो बदलाव किया है इन्होंने, ये चाहेंगे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, ये चाहेंगे कि मुसलमान समाज भाजपा के और एनडीए के घटक दलों के खिलाफ जाए और उसको दिखा करके सारे हिंदुओं को एकजुट कराए। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि बिहार में राजनीतिक सजगता और जागरूकता किसी भी राज्य के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा है जी। आप ओवर कॉन्फिडेंस में हार जाएं, जीत जाएं, एक अलग बात हो सकती है, लेकिन लोग आपकी चाल को समझते हैं, राजनीतिक चाल को समझते हैं। मुझे याद है हम लोग जब छात्र जीवन में रहते थे, सबसे अधिक चर्चा दिनमान पढ़ करके लोग करते थे, रविवार पढ़ करके लोग करते थे। इतना जागरूकता थी, लोग दिनों दिनों तक इंतजार करते थे कि साहब दिनमान कब आएगा। तो वो उस ढंग की जो जागरूकता है, तो वो आपके सारे छल कपट को समझते हैं कि भाई ये जो बेरोजगारी का सवाल है,
जो सामाजिक न्याय का सवाल है, जो दलितों पे, पिछड़ी जातियों पे लगातार जो हमले, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहे हैं, उसका सवाल है, उस पर तो आप कभी कुछ बोलते नहीं हैं। उसमें आप भूल जाते हैं कि दलित समाज के लोग भी हिंदू हैं, तब आप नहीं कहते। चुनाव में बोलते हैं साहब कि बंटोगे तो कटोगे और क्या होगे तो क्या करोगे जी। लेकिन जब दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो कभी आपने नहीं कहा कि बलात्कारियों को हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हिंदू समाज से बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आदिवासी के चेहरे पे किसी मनचले ने पेशाब कर दिया तो आपने नहीं कहा कि उस आदमी को हम हिंदू समाज से बाहर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बिहार के लोग इन सारी चीजों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का तो हाल ये हो गया है, जो जैसे हुआ ना, आप बता रहे थे, हमारे मित्र लोग भी चर्चा कर रहे थे कि जो घर घर सिंदूर पहुंचाने वाली योजना थी, महिलाओं ने कहा कि जूते चप्पल से मारेंगे, जो आ जाएगा उसको जूते से मारेंगे, ये अधिकार हमारे पति को है जो हमको सिंदूर पहनाता है। तुम कौन होते हो जी सिंदूर लेकर के आने वाले, नहीं आने वाले? सिंदूर की रक्षा तो तुम कर नहीं सके। तुम्हारे कारण, तुम्हारे निकम्मेपन के कारण हमारे 26 लोग वहां मार दिए गए। तो सिंदूर की रक्षा तो तुम करने में विफल रहे हो। उनके जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार करने में या मारने में भी तुम विफल रहे हो, और ढिढोरा पीट रहे हो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की ये सफलता हासिल की, हमने ये सफलता की, हमने ठिकाने बर्बाद कर दिए, सिंदूर मिटाने वालों को हमने मिटा दिया। कितने लोग को मिटा दिया? 4 में से एक का नाम बताओ ना कि किसको गिरफ्तार किया, किसको आपने मिटा दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। ये आम आदमी, जो महिलाएं थी खास तौर से, उनमें जो गुस्सा, आक्रोश आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा के चुनाव में पहले तो लग रहा था कि साहब इतना जो जोर शोर से बोल रहे हैं, आकाशवाणी से लेकर के सब जगहों पे इतना बड़ा अभियान चल रहा है, कोई टीवी चैनल मुख्य धारा का जो भी है, ढिंडोरची मीडिया जो है, उस पर दिन रात सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए विषयों पे चर्चा हो रही है। इसके अलावा कोई और विषय है नहीं। तो हमको तो लग रहा है कि लगता है इसको प्रोलांग करेंगे, खींचेंगे, ले जाएंगे, लेकिन ये मामला चलने वाला नहीं है। लोग जान चुके हैं आपकी सच्चाई को कि लगातार जब भी कभी चुनाव आता है तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो जाती हैं, और फिर आप राष्ट्रवाद का एक सिगुफा चलाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। इस बार मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि बिहार में चल पाएगा। जी राजीव जी बिल्कुल, बिहार में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। जल्दी से आते हैं एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु जी। अमलेंदु जी, आवाज आ रही है? ओवरऑल मोदी जी और शाह जी क्यों एक्सपोज कर रहे हैं खुद को और अपनी पार्टी को? राजीव जी देखिए, अब उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, जो है ना, किसी उसका टुकड़ा जो है, तो वही सब आ रहा है कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, अब उल्टा सब पड़ता चला जा रहा है। सोचा तो था कि ये ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, उससे बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा, बिहार भी जीत लेंगे, बंगाल भी जीत लेंगे, और वन नेशन वन इलेक्शन भी करवा लेंगे उसी के साथ साथ, तो सब कुछ जीत लेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन वो सब चीजें राजीव जी उल्टी पड़ती नजर आ रही हैं, चूंकि सरकार जो है, और सरकार के साथ खास तौर से प्रधानमंत्री बहुत खोखले साबित हुए, और खोखले इस मामले में साबित हुए कि डोनाल्ड ट्रंप रोज जो है एक दिन में 2-2 बार, मतलब अभी तो 10वीं 11वीं बार, जो एक दिन में 2 बार कहा कि मैंने सीज फायर कराया, और धमकी देकर कराया, और धमकी मेरी सफल हुई। और इतना ही नहीं, वहां अदालत में कहा कि साहब हमने जो था वो सीज फायर कराया इसी टैरिफ के लिए, और उस अदालत ने राजीव जी उनकी टैरिफ को स्वीकृति भी दे दी कि हाँ आपने सीज फायर कराया, ये बहुत अच्छा आपने काम किया, इसी टैरिफ की आपको अनुमति दी जाती है। तो यानी अदालती मोहर भी ट्रंप के बयान पर वहां की अदालत ने लगा दी, अमेरिका की अदालत ने, कि हाँ आपने जो था सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान के बीच। सवाल ये कि प्रधानमंत्री के मुख से डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं निकल रहा, जबकि उनके बहुत पक्के मित्र हैं भाई। उनके लिए वहां जाकर आपने हाउडी मोदी किया था, यहाँ आपने नमस्ते ट्रंप करवाया था, तो अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से क्यों नहीं निकल रहा है? और ये बात राजीव जी, चाहे वो बिहार की जनता हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, सब समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत खोखले हैं, और थोथा चना बाजे घना जो कहावत है वो प्रधानमंत्री के ऊपर शुद्ध रूप से साबित हो रही है। तो अब जगह जगह पगड़ी बदलने से राजीव जी आपकी नीतियां नहीं बदल जाएंगी, और आपका छाती जो है वो पगड़ी बदलने से 56 इंच की नहीं हो जाएगी। ये साबित हो गया कि आपने सेना के हाथ बांधे, इसलिए जो है अब आपको दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो इसीलिए अब एक दूसरे को एक्सक्यूज करने पर लगे हुए हैं, और मुझे तो लग रहा है राजीव जी कि अमित शाह जी बहुत जल्दी में है कि अब वो प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा भी कुछ है क्या कि सबसे ज्यादा वही दौड़ रहे हैं? भाई जेपी नड्डा साहब ने भी हालांकि अब पाग बांधना शुरू कर दिया, मैं देख रहा था, वो भी पाग बांध के जो है भाषण दे रहे थे।
तो ये कितनी पगड़ियां बंधेंगी और किस किस के बंधेंगी राजीव जी, सबको मोदी जी की पगड़ी उतरने का इंतजार है बीजेपी में, ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, आपका बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, प्रेम कुमार जी, अश्विनी जी, प्रशांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, और उसमें भी दिल्ली से लेकर बिहार और बंगाल क्या कुछ चल रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर, इसका कितना नफ़ा कितना नुकसान सत्ता पक्ष को। देश सुरक्षित रहे, ये हमारी आपकी चिंता, लेकिन सत्ता पक्ष को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में सरकारें उनकी अपनी। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। चुनाव की घड़ी नज़दीक जैसे होगी तो ये बाजे गाजे सब हम लोग सुनेंगे और चर्चा उस पर करेंगे। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हमारे साथ हैं, लिख रहे हैं सेना और जनरलों की ट्रोल मुख्य नेता के इशारों पर ही होती है। इस बार अंधभक्तों का दुस्साहस भयंकर रूप ना ले ले। सेना अगर विद्रोह पर उतर आई तो बीजेपी व इसके नेताओं को बहुत महंगी पड़ेगी। मोदी संभाले इसको। विजय कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं लाल किला के पीछे हर रविवार को नेहरू जी के ज़माने में ही कबाड़ी मार्केट लगता था, मगर आतंकवादी घटना के बाद